या सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल। जैसे कि बच्चों यहां देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब में सिर्फ क्या है, इसके कोनों पर ही क्या है, उपस्थित है अवयवी कण। एक क्यूब जो होती है उस क्यूब के क्या होते हैं, ये फलक होते हैं, 6 फलक, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या होती है, उसकी एजेस, किनारे कितनी होती हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12। तो इसके 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। ये इसके 3 विमाएं हैं, 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमने कहा जब किसी ऐसी यूनिट सेल जिसमें उसके घटक कण क्या होते हैं, केवल उसके कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, कोनों के अतिरिक्त कहीं और नहीं होते, तो इस प्रकार की इकाई सेल को हम क्या कहते हैं, साधारण या सरल यूनिट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा साधारण या सरल यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं दूसरी, केंद्रीय इकाई सेल। केंद्रीय इकाई सेल क्या होती है, केंद्रीय इकाई सेल वो इकाई सेल होती है जिसमें उसके अवयवी या घटक कण कोनों के अतिरिक्त उस इकाई सेल के अंदर उसके केंद्र में कहीं भी होते हैं। क्या बताया आपको, ऐसी इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य कहीं और भी उपस्थित होते हैं, वो कहलाती है केंद्रित इकाई सेल। और जैसे कि अभी आपको बताया कि एक घन के फलक भी होते हैं, एक उसके मध्य का भाग होता है जिसे हम बॉडी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, इसके कोने होते हैं। तो जब केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तब तो ये होता है साधारण या सरल यूनिट सेल, और जब इन कोनों के अतिरिक्त कहीं और भी उपस्थित होते हैं तो हम उसको बोलते हैं केंद्रित इकाई सेल। और ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया फलक केंद्रित यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी कि आपको बताया कि ऐसी इकाई सेल जिसमें उसके घटक कण कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अतिरिक्त उसके क्या होते हैं, फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। और इसके कितने फलक बताए आपको, 6 फलक। तो जब कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण यहाँ, एक अवयवी कण यहाँ, एक अवयवी कण यहाँ, कोनों पर तो होंगे ही, साथ ही साथ हर फलक के क्या होगा, केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये कोनों पर उपस्थित होंगे, एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस फलक के केंद्र पर, एक यहाँ, और एक पीछे वाला फलक उसका केंद्र, और एक फ्रंट का फलक उसका केंद्र। तो इस प्रकार से कोनों के अतिरिक्त हर एक फलक के केंद्र पर भी यहाँ पर क्या है, अवयवी कण उपस्थित हैं। तो यहाँ अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 4 और 4 8, और 6 फलक पर 14। तो इस प्रकार से कितनी हो जाती है, 14। जबकि जो साधारण घनीय सेल होते हैं उसमें सिर्फ 8 कोनों पर होती है, तो उसके अंदर जो जालक बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, केवल 8 होते हैं। तो मैंने आपको बताया केंद्रित इकाई सेल में कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अवयवी कण होते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, फलक केंद्रित यूनिट सेल। दूसरा हो गया अंतः केंद्रित यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस प्रकार के इकाई सेल में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो होंगे ही, लेकिन कोनों के अतिरिक्त जब एक अवयवी कण उस क्यूब के, उस घन के बिल्कुल मध्य बॉडी में उपस्थित होता है, तो वो किसका निर्माण करता है, अंतः केंद्रित यूनिट सेल का। बच्चों इसे हम ठीक इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमारा एक क्या है, कमरा है, कमरे के 8 कोने हैं, 4 कोने हमारे फर्श के और 4 कोने हमारे छत के हो जाते हैं, और हर कोनों पर 4 ऊपर 4 नीचे हम एक एक गेंद मान लेते हैं।
और एक हम गेंद की कल्पना कमरे के बिल्कुल केंद्र में हवा में करते हैं। तो किस टोटल कितने जाती हैं? 9 घटक कण, 4 ऊपर के कोनों पर, 4 नीचे के कोनों पर और एक बिल्कुल मध्य भाग में। तो इसमें चूंकि शब्द लिया है अंतः केंद्रित, बिल्कुल अंतर में, बॉडी बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ घटक कणों की संख्या हो जाती है 8 + 1 = 9। तो यहाँ पर घटक कण हो जाते हैं 9। तो इनको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे कमरे के अंदर हमने बताया हवा में, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में उपस्थित हो गया। तो इस घन के बिल्कुल केंद्र में क्या है? एक अवयवी कण और उपस्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं बीसीसी। और तीसरा प्रकार हो जाता है अंतः केंद्रित। तीसरा प्रकार हो जाता है अंतः केंद्रित यूनिट सेल। ये इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूब, ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूब। इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या होता है? ऐसी यूनिट सेल, ऐसी इकाई सेल जिसमें उसके घटक कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन कोनों के अतिरिक्त जब एक घटक कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होता है। क्या बताया? ऐसी यूनिट सेल जिसमें उसके घटक कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, तो ऐसी यूनिट सेल कहलाती है एंड सेंटर्ड क्यूब, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका या अंतः केंद्रित इकाई सेल। ये हो गया बच्चों 8 कोनों पर एक फलक का सेट। देखो 6 कमरे के अंदर 6 फलक होते हैं, आमने सामने की दीवार, सामने और सामने की दीवार, ऊपर और नीचे का फर्श और छत। तो इस प्रकार से इसके भी 6 फलक हो गए, ये आमने सामने के, ये ऊपर नीचे के और ये आमने सामने के। तो कोई से 2 फलकों के केंद्र पे, जैसे कि हमने एक घटक कण यहां और एक घटक कण यहां मान लिया, तो ये क्या हो गया? इस फलक के केंद्र में स्थित है और ऐसे ही ये इस फलक के केंद्र में स्थित है। तो आप देख रहे होंगे 8 कोनों पर है और एक नीचे और एक ऊपर, तो टोटल अवयवी कण कितने हुए? 8 + 2 = 10। तो हमने बच्चों आपको 2 प्रकार की इकाई सेल बताई, साधारण और केंद्रित। साधारण में क्या होता है? घटक कण केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, जबकि केंद्रित इकाई सेल में घटक कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। फलक केंद्रित यूनिट सेल, अंतः केंद्रित यूनिट सेल और अंतः केंद्रित इकाई सेल या यूनिट सेल। तो ये हुआ हमारा एकक कोशिका और उनके प्रकार की। अब बच्चों हम बात करते हैं कि एक एकक कोशिका के अंदर प्रति यूनिट सेल परमाणुओं का योगदान कितना होता है। क्या पढ़ेंगे हम? अब हम बात करते हैं प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या। प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या किसी घन क्रिस्टल निकाय में, घन क्रिस्टल तंत्र में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या, कणों या परमाणुओं की संख्या। पहले हम बात करते हैं कि जो एक साधारण घनीय तंत्र होता है, उसके सिर्फ क्या होते हैं? 8 कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं और हर एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान अपनी इकाई के लिए कितना होता है? केवल 1/8 होता है। कितना होता है? केवल 1/8। कैसे? देखो बच्चों, जो भी घनीय तंत्र में जो कोने पर परमाणु होते हैं, कोने पर उपस्थित परमाणु
अन्य 8 इकाई सेलों के संपर्क में होता है और वो परमाणु 8 अन्य इकाई सेलों के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। जब वो साझेदारी करता है तो उसका कण का योगदान अपनी यूनिट सेल के लिए केवल 1/8 ही रह जाता है, क्योंकि उसकी साझेदारी 8 जगह हो जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कोनों पर क्या है, 8 कण उपस्थित हैं। कैसे, 4 इधर और 4 पीछे, ऐसे मान लो 4 नीचे 4 ऊपर। तो जो अब जब इसके बराबर में दूसरी यूनिट सेल आएगी तो आप देख रहे हैं इसकी शेयरिंग इसके साथ भी होगी। जब इसकी शेयरिंग इसके ऊपर यूनिट सेल आएगी तो इसकी शेयरिंग किसके साथ हो जाती है, इसके साथ भी। तो ऐसे ही कोने पर उपस्थित कण 8 अन्य इकाइयों के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। 4 हो गए और इनके ऊपर, इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर। तो इस प्रकार से 8 जगह शेयरिंग हो जाती है। तो क्या हो जाता है, शेयरिंग के बाद इसका योगदान अपनी इकाई के लिए केवल कितना रह जाता है, 1/8 रह जाता है, क्योंकि वो 8 जगह शेयरिंग करता है। तो उसका योगदान केवल कितना रह जाता है अपनी इकाई के लिए, 1/8। तो साधारण घनीय तंत्र के अंदर 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो उसका कुल कितना हुआ, 1। यानी कि साधारण घनीय तंत्र के अंदर क्या होता है, केवल एक घटक कण, एक परमाणु ही होता है। लेकिन प्रति इकाई सेल, पूरी इकाई के अंदर, वैसे जालक बिंदु देखें तो जालक बिंदु तो कितने हुए, 8। लेकिन इन 8 कणों से 1/8 की शेयरिंग के कारण केवल एक परमाणु जितना ही योगदान रह जाता है। तो साधारण घनीय तंत्र में SCC सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर केवल एक परमाणु होता है। अब हम बात करते हैं FCC के अंदर फलक केंद्रित यूनिट सेल। तो फलक केंद्रित यूनिट सेल में मैंने आपको बताया कि कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो जालक बिंदु तो कितने हुए, 8 और 6 14 हुए। लेकिन इस एक इकाई सेल के अंदर घटक कणों की संख्या कितनी हुई, केवल 4 होती है। कैसे, इस इकाई सेल के अंदर कोनों के साथ साथ क्या है, कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी बच्चों क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। विभिन्न फलक पर भी होते हैं और कोनों पर भी होते हैं। अभी आपको बताया जो कोने पर उपस्थित होता है उसका योगदान कितना होता है, 1/8 होता है और 8 कॉर्नर्स हैं। तो कितना परमाणु हुआ, कोनों पर उपस्थित कणों के कारण योगदान हुआ 1। और जो फलक पर होते हैं उसका योगदान कितना होता है, 1/2। देखो जब इसके बराबर में एक दूसरी अवयव आएगा तो इसकी शेयरिंग किसके साथ होगी, इसकी शेयरिंग केवल इस यूनिट के साथ होगी। तो ये जो घटक कण है आधा इस यूनिट के लिए काम करेगा और आधा इस यूनिट के लिए काम करता है, इसको शेयर करता है, इसकी साझेदारी होती है। तो फलक पर उपस्थित कण की साझेदारी अपनी यूनिट के लिए कितनी हो जाती है, 1/2 आदि। ठीक, और ऐसे कितने फलक होते हैं आपको बताए थे, 6 फलक होते हैं। तो कितनी आया, 3। तो कोनों पर उपस्थित कणों के कारण योगदान हुआ 1 और फलक पर उपस्थित कणों के कारण योगदान हुआ 3। तो कणों की कुल संख्या कितनी हुई, बराबर 4। तो जालक बिंदु 14 हुए और कणों का योगदान कितना हो जाता है, केवल 4। आपको समझ में आया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब BCC की। BCC का मतलब हो गया अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित यूनिट सेल। और आपको बताया गया था अंतः केंद्रित यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त
घन के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो जैसे कमरे के बीच में हम एज्यूम कर ले हवा में एक गेंद है और 8 कोनों पर है, तो टोटल जालक कण कितने हुए? 9। लेकिन इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 2। कैसे? जो 8 कोनों पर उपस्थित 8 कण हैं, तो 8 कोनों पर उपस्थित प्रत्येक कण का योगदान कितना होता है? 1/8। तो परमाणु कितने हुए? केवल 1। ऐसे ही जो घन के बिल्कुल केंद्र में उपस्थित है उसका योगदान किसी अन्य यूनिट के लिए नहीं होगा। जैसे बच्चों हम मान लेते हैं कि इस यूनिट के बिल्कुल अंदर एक क्या है? कण है। जब इस यूनिट के ऊपर एक दूसरी यूनिट इसके बराबर में, इसके नीचे और इसके दाएं बाएं यूनिट आएगी, तो केंद्र में उपस्थित जो इसकी बिल्कुल बॉडी में अंदर केंद्र में उपस्थित कण है उसकी शेयरिंग बाकी किसी भी अन्य यूनिट के साथ नहीं होगी। तो उसका योगदान अपनी यूनिट के लिए पूर्ण रूप से कितना होता है? 1 होता है। तो 8 कणों के कारण जो कोनों पर उपस्थित हैं 1 योगदान, और जो मध्य में उपस्थित है उसके कारण योगदान कितना हुआ? 1। तो कुल कणों की संख्या कितनी हुई? 1 + 1 = 2। तो आपको पता लगा है, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, कि प्रति इकाई सेल कणों का योगदान कितना होता है। तो जो SCC होता है, सिंपल क्यूबिक सेल होता है, उसके क्या होते हैं? केवल 8 कोने पर ही कण होते हैं और प्रत्येक कोने पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है? 1/8। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो जाती है? 1। ऐसे ही FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है? 8 कोने होते हैं जिन पर उपस्थित कणों का योगदान 1/8। तो कितना हुआ? 1। और 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर उपस्थित कण का योगदान हो जाता है ½ तो कितने कण होंगे? 3। तो कुल अवयवी कण हुए 4। ऐसे ही हो जाता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है? 8 कोनों पर उपस्थित कण होते हैं, कोने पर उपस्थित प्रत्येक कण का योगदान होता है 1/8। तो कुल कण हुए 1। और जो बॉडी के अंदर उपस्थित कण है उसका योगदान कितना होता है? 1। तो कुल कण कितने हुए? 2। तो इस प्रकार से SCC के अंदर केवल 1 अवयवी कण, FCC के अंदर 4 और BCC के अंदर क्या होते हैं? 2 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किसी यौगिक की इकाई सेल यानी यूनिट सेल के सभी कोनों पर धनायन X पॉजिटिव तथा अंतः केंद्र यानी बॉडी पर ऋणायन Y नेगेटिव उपस्थित है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ज्ञात करना है इसको। तो बच्चों बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए उसने कहा कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल जो कि आयनों से मिलकर बनी है, यानी इट मींस इट इज ए आयनिक सॉलिड, यानी क्या है? ये एक आयनिक ठोस है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के आयन बताए, धनायन और ऋणायन। और आयनिक यौगिकों में ही क्या होता है? अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। तो उसने कहा कि इकाई सेल के सभी कोनों पर धनायन X पॉजिटिव उपस्थित है। तो ये क्या हो गया? X पॉजिटिव हो गया। 8 कोनों पर X पॉजिटिव उपस्थित है। आगे पढ़ते हैं। तथा अंतः केंद्र पर ऋणायन, यानी कि ये क्या है? एक BCC यूनिट है, क्योंकि इसमें कोनों के बॉडी के सेंटर पे भी एक कण माना गया है। तो ये हमारा हो गया एक Y नेगेटिव। तो उसने पूछा कि इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। तो आप देखिए बच्चों, इसमें क्या है? 8 कोनों पर उपस्थित 8 आयन हैं, तो कोनों पर उपस्थित आयनों के कारण योगदान कितना हुआ? तो इसमें देख लेते हैं हम। एक तो हो गया इसमें X निगेटिव और एक X पॉजिटिव और Y निगेटिव। कोनों पर उपस्थित है X, 8 कोने होते हैं और कोने पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है? 1/8। तो कितना हुआ? 1। Y कहां पर उपस्थित है? केंद्र में। तो Y का
जो केंद्र में उपस्थित कण होता है उसका अपने बराबर ऊपर नीचे किसी भी यूनिट के साथ कोई साझेदारी नहीं होती है। तो इसका अपनी यूनिट के लिए पूरा योगदान कितना हुआ? एक योगदान किसका हुआ? इसका, और एक योगदान किसका हुआ? इसका हुआ। तो इस प्रकार से इसका सरलतम सूत्र आ जाता है x पॉजिटिव y निगेटिव या फिर xy। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ xy। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था, तो आपको समझ में आया होगा। बच्चों इसी तरह का हम एक प्रश्न और देख लेते हैं। किसी यौगिक में परमाणु A तथा B मिलकर घनीय संरचना का निर्माण करते हैं। परमाणु A घन के कोनों पर, जितने भी परमाणु A हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित हैं, जबकि परमाणु B फलकों के केंद्र पर उपस्थित हैं। तो ये फलक है, हर एक फलक के केंद्र पर क्या है? B परमाणु उपस्थित है। तो यानी यहां पर फलक पर है और कोनों पर है, तो किस प्रकार की यूनिट हुई? यानी FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। और क्या पूछा गया? यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न, ये भी आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। तो क्या इसका हल हुआ कि कोनों पर उपस्थित परमाणुओं A का प्रति इकाई योगदान कितना है? कोनों पर 8 कण उपस्थित हैं और हर एक कण का योगदान कितना होता है? 1/8। तो कितना हुआ? 1। इसी प्रकार से फलक केंद्रों पर उपस्थित B परमाणुओं फलक केंद्रों पर उपस्थित B परमाणुओं की संख्या या योगदान। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। हर एक फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2। तो कितनी संख्या हुई? 3। तो A और B, A की संख्या कितनी हुई? 1, और B परमाणुओं की संख्या कितनी आई? 3। तो बराबर क्या हुआ? AB3। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या हुआ? तो सरलतम सूत्र हुआ AB3। तो मैंने आपको 2 प्रश्न करके दिखाए, दोनों ही बहुत आसान प्रश्न थे। तो ये इसके लिए बच्चों हमें बस एक चीज याद होनी चाहिए, प्रति इकाई सेल कितना योगदान होता है। ठीक है ना? तो हमें यदि योगदान पता होता है या प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या पता होती है तो ये प्रश्न बड़ी आसानी से हमारे से हो जाएंगे। ठीक है? तो हम बच्चों अब हम बात करते हैं निविड़ संकुलित संरचनाओं में रिक्तियां या छिद्र यानी कि वॉइड्स। देखो निविड़ का मतलब होता है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि जब घटक कण जालक में क्या होते हैं? पैक होते हैं, तो उनके बीच में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्थान शेष रह जाता है। इस शेष स्थान को हम क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। कि जब जालक के अंदर घटक कण निविड़ संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हमेशा उनके बीच में कुछ स्थान क्या रह जाता है? हमेशा रह जाता है। इस खाली स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? रिक्ति या वॉइड कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यदि हम 3 गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए रखें तो इस खाली स्थान को कभी नहीं भरा जा सकता, ये खाली स्थान रह जाता है। तो इस खाली स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। तो वॉइड क्या है? क्या परिभाषा हुई कि किसी क्रिस्टलीय जालक में घटक कणों के संकुलन के दौरान
जो खाली या अनावृत अनकवर्ड स्पेस रह जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। तो जब भी घटक कणों की पैकिंग होती है तो सदैव रिक्तियों का निर्माण होता है। तो ये हुई रिक्तियां। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स, रिक्तियों के प्रकार। अब हम बात करते हैं रिक्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तीन प्रकार की बच्चों रिक्तियां होती हैं। नंबर 1 त्रिकोणीय रिक्तियां, नंबर 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां, और नंबर 3 अष्टफलकीय रिक्तियां। octahedral voids। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ voids। तीन प्रकार की रिक्तियां होती हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां ट्राइगोनल voids, चतुष्फलकीय रिक्तियां टेट्राहेड्रल voids एंड अष्टफलकीय रिक्तियां octahedral voids। तो तीन प्रकार की रिक्तियां होती हैं 2 डायमेंशन जब भी क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है। तो बच्चों पहले बात करते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां क्या होती हैं। जब 3 गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो एक त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण होता है। यदि इन गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है, और उस समबाहु त्रिभुज के केंद्र में जो रिक्ति होती है वही एक त्रिकोणीय रिक्ति होती है, ट्राइगोनल वॉइड होती है। तो जब 3 गोले आपस में परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनके मध्य रिक्त स्थान को हम त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं, जो कि इस प्रकार से होती है। जब इन गोलों को हम दूसरी प्रकार से अरेंज करते हैं कि एक गोला ऊपर और 2 गोले नीचे, तो भी रिक्ति बनती है। लेकिन इन दोनों रिक्तियों में अंतर है। जो ऊपर रिक्ति बनी वो किस प्रकार की रिक्ति है, इस प्रकार की, और जो नीचे की व्यवस्था में रिक्ति बनी वो किस प्रकार की रिक्ति है, इस प्रकार की। तो ये 2 प्रकार की होती है त्रिकोणीय रिक्ति। इनमें से ये रिक्ति में त्रिकोण का मुंह ऊपर होता है, आधार नीचे, और इसमें आधार ऊपर होता है और कोना नीचे होता है। तो ये होती हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। अब हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। जब द्विविमीय संकुलन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों से बनी एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत, यानी इनके ऊपर दूसरी परत में एक गोला इस रिक्ति के ऊपर रखा जाता है तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। बच्चों जो नीचे की परत है उसमें 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोले हैं जिनके मिलने से एक त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण होता है। जब इस गोले के ऊपर हम एक अन्य गोला रख देते हैं तो 4 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इस व्यवस्था में हमें एक चतुष्फलक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें चतुष्फलक प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका नाम रखा चतुष्फलकीय रिक्ति। हालांकि यहाँ पर जो रिक्ति है, रिक्ति का आकार चतुष्फलकीय नहीं है, रिक्ति तो त्रिकोणीय ही है। लेकिन चूंकि 3 गोलों के ऊपर जब एक गोला और रखा जाता है और इन गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो हमें एक चतुष्फलक प्राप्त होता है। इसलिए इस रिक्ति का नाम रखा चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, तो कैसे समझ सकते हैं हम इसको कि ये हमारे पास प्रथम परत का गोला है, प्रथम परत के ये ब्लैक वाले 3 गोले हैं और ये हमारे पास एक उसके ऊपर दूसरी परत का गोला है। जब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं तो इनको आपस में मिलाने पर क्या होता है, एक
चतुष्फलक का निर्माण होता है। उस चतुष्फलक के कारण ही इसका नाम है चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, क्योंकि 4 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या, और उपसह संयोजन संख्या क्या होती है कि कितने घटक कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो उसमें 4 घटक कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुआ 4 हुआ। तो ये आपको समझ में आया चतुष्फलकीय रिक्तियां। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की। तो अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां वो रिक्तियां होती हैं जब तीन घटक कण आपस में क्या करते हैं, एक त्रिकोणीय रिक्ति बनाते हैं, और उस प्रथम परत के ऊपर 3 अन्य घटक कणों से बनी एक रिक्ति को जब उसके ऊपर विपरीत रखा जाता है तो एक अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। कैसे समझ सकते हैं हम इसको? हमने बताया जब प्रथम परत के 3 गोले और इन 3 गोलों के स्पर्श से क्या हुआ, एक त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण होता है। इनके ऊपर क्या करते हैं, अब हम दूसरी परत रखते हैं, तो दूसरी परत के 3 कणों के स्पर्श से एक योगी 3 और 3 योगे, तो इनके आपस में संयोग से क्या होता है, एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। क्या होता है, एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो पहली परत की रिक्ति थी वो ये थी, और जो दूसरी परत की रिक्ति बनी थी वो ये थी। तो ये जो रचना बनी ये एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है। इसे अष्टफलकीय रिक्ति क्यों कहा? क्योंकि जब इन 2 रिक्तियों को हम आपस में घटक कणों को मिलाते हैं तो हमें एक अष्टफलकीय रचना प्राप्त होती है। इस अष्टफलक के कारण ही इसे हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो यानी यहां पर 6 कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इन कणों के कारण ही एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। तो बच्चों आपने पढ़ा निविड़ संकुलित संरचनाओं में रिक्तियां या छिद्र। तो जब पैकिंग होती है तो उनके बीच में जो भी खाली स्थान रह जाता है घटक कणों के बीच में वो रिक्ति होती है। 3 प्रकार की होती है, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। तो आपको समझ में आया होगा। आज हमने बात की है ठोस अवस्था की।